Hello everyone. In this lecture we will see about endomembrane system in details. As we talked about in earlier class, that is what is endomembrane system. Endomembrane system consists of four organelles, that is endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome and vacuole. Let's see about these organelles in details. First we will talk about endoplasmic reticulum. Endoplasmic रेटिकुलम. रेटिकुलम मतलब क्या होता है, हमें इसमें ध्यान से समझना है. रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. अगर आप सोचें कि आप जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसा कि देखो यहाँ पर बहुत आपको जब भी हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें एक चीज को ध्यान में रखना होता है कि जो ये चारों ऑर्गेनल है वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. दैट्स व्हाई दे कॉन्स्टिट्यूट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तभी तो वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है. तो ये बात आपको जब भी हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, हमें दिमाग से ये नहीं निकालना कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है. ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दैट इज रेटिकुलम. तो यहाँ पर हमें ये समझना है, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और मुझे आपको क्या बताना है या आपको क्या समझना है कि रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. अगर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो थ्रू आउट द सेल ये जो मेम्ब्रेन है, जो रेटिकुलम है, मेम्ब्रेन लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वो थ्रू आउट द मेम्ब्रेन क्या होता है? स्प्रेड होता है. इस तरीके से पूरे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. और इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. अगर आप ओरिजिन की बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो कहाँ से ओरिजिन होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जो आपकी स्टडी है उससे पता चला कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें एक नेटवर्क पाया जाता है किसका? ट्यूब्यूल्स का, थ्रू आउट द सेल. ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक studies reveals that eukaryotic cells have network of tubular structure scattered throughout the cytoplasm, scattered into the cytoplasm. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं इसको डायरेक्टली ईआर लिखूं कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एब्रिविएशन जो है वो क्या है? ईआर है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम originates from the nuclear membrane. Depending upon the presence of ribosome, presence or absence of ribosome, endoplasmic reticulum is divided into two types. कौन कौन से?
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड इनका एब्रिविएशन क्या होता है, हम लोग एब्रिविएशन बार बार यूज करेंगे, इतना बड़ा नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। RER एंड SER। R स्टैंड्स फॉर रफ एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एब्रिविएशन आपको पता है ER होता है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं RER एंड SER, ठीक है। तो राइबोसोम्स डिपेंडिंग अपॉन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि जो RER है इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स बाइंड होंगे। RER के सरफेस पे कौन बाइंड होगा, राइबोसोम, और जो SER होंगे उनके सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होंगे, ये हमें पता चल रहा है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे गिव द रफ अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस देते हैं, रफ अपीयरेंस देते हैं, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमें पता चला कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर क्या बाउंड होते हैं, राइबोसोम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर नहीं बाउंड होते। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि राइबोसोम के बाउंड होने की वजह से दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज RER और SER, इनकी जो फंक्शंस है, प्रॉपर्टीज है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वो हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन चीजों से मिलकर बना होता है। क्या क्या चीजें होती हैं हम लोग बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस ऐसे बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल्स में हमारी क्लास में दिया भी नहीं है। किसका किसका बना होता है, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, वेसाइकल एंड ट्यूब्यूल्स। ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इन्हीं तीन चीजों से मिलकर क्या बना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है। वेदर इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कंपोनेंट उनके वही होंगे, सिस्टर्नी, वेसाइकल एंड ट्यूब्यूल्स। जब हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वहां पर प्रीडोमिनेंटली क्या पाया जाता है, वेसाइकल एंड ट्यूब्यूल्स। और अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज RER की बात करते हैं, तो प्रीडोमिनेंटली उनमें सिस्टर्नी और वेसाइकल्स पाए जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इसमें ट्यूब्यूल्स नहीं पाए जाएंगे, यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली का मतलब ज्यादा अमाउंट में सिस्टर्नी एंड वेसाइकल्स होंगे एंड ट्यूब्यूल्स कम होंगे। अगर हम वही बात करते हैं SER की, तो ज्यादा अमाउंट में वेसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स होंगे, सिस्टर्नी कम होंगे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि सिस्टर्नी की सरफेस पर ही क्या बाइंड करते हैं, आपके जो आपके राइबोसोम्स हैं वो कहाँ पर बाइंड करते हैं, सिस्टर्नी की सरफेस पर ही मेजरली बाइंड करते हैं, इस वजह से हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमें पता चल गया। सिस्टर्नी अगर आप स्ट्रक्चर देखें, मैं ऐसे बता दे रही हूँ, सिस्टर्नी कुछ इस तरीके से होती है, वेसाइकल्स इस तरीके से होती हैं, और ट्यूब्यूल्स ब्रांच स्ट्रक्चर होती हैं। ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये आपका इर्रेगुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, आपका कौन सा, जो ट्यूब्यूल्स है। और ये कैसी है, आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं। सिस्टर्नी कैसी है, फ्लैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन इनमें कोई ब्रांच नहीं है, तो ये अनब्रांच्ड होती है। और इसकी सरफेस पर क्या बाउंड करते हैं, राइबोसोम बाउंड करते हैं। इसकी सरफेस पे कौन बाउंड करते हैं, राइबोसोम। इसी वजह से जो आपका RER है उनमें प्रीडोमिनेंटली क्या पाया जाता है, सिस्टर्नी एंड वेसाइकल्स, और जो SER है उनमें प्रीडोमिनेंटली क्या पाया जाता है, वेसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन कौन से होते हैं, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग फंक्शंस देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज SER और RER का। अभी हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
जैसा कि मैंने आपको बताया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर क्या बाउंड होते हैं, यहाँ पर राइबोसोम्स बाउंड होते हैं। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। अल्टीमेटली RER प्रोवाइड साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो RER प्रोवाइड site for the protein synthesis, site for the protein synthesis। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि RER प्रोटीन सिंथेसिस करता है, नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है, बट राइबोसोम बाउंड एट द सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस ऑफ RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट्स व्हाई हम क्या कहते हैं, इट प्रोवाइड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा provide mechanical support to the cell, provide mechanical support to the cells, support to the cells। इसके अलावा यहाँ पर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि सेल्स को ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट मतलब ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो भी ऑर्गेनल्स हैं वो अपनी जगह पे फिक्स रहें, इसके लिए। इसके अलावा यहाँ पर हेल्प इन या establish cellular connections between neighboring cells, modification of protein, ये किसके फंक्शंस हो गए, RER, that is rough endoplasmic reticulum, provide site for protein synthesis, provide mechanical support to the cell, establish cellular connection between the neighboring cells, modification of protein। Smooth endoplasmic reticulum, lipid synthesis, lipids synthesized by SER, detoxification of toxic substances, synthesize nuclear material, lipids synthesized by the SER, detoxification of टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाई करता है। इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर मटेरियल है, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल मतलब जो आपका न्यूक्लियस में मटेरियल्स पाए जाते हैं, उसको भी सिंथेसाइज कौन करता है, SER सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा और क्या काम होता है इसका, फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एक्सेट्रा। अभी अब देखेंगे कि जब हम लोग गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि वो भी लाइसोसोम को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, और न्यूक्लियर मटेरियल को बनाने में हेल्प करता है, लिपिड को सिंथेसाइज करता है। तो आप देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, दे आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इनके फंक्शंस क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, क्योंकि ये भी वही काम करेगा, वो भी वही काम करेगा, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सेकेंड सेल ऑर्गेनल है गोल्जी बॉडी। इसको डिस्कवर और किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी।
उनके नाम पर इसको क्या दिया गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी के अगर हम लोग कंपोनेंट्स देखें तो गोल्जी बॉडी के भी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट ऑफ गोल्जी बॉडी कौन कौन से हैं, सिस्टर्नी, वेसाइकल एंड ट्यूब्यूल्स। बस फर्क इनमें और आपको समझना होगा कि आप देख रहे हैं कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो सिस्टर्नी, वेसाइकल एंड ट्यूब्यूल्स, और आप मैं अभी आपको कंपोनेंट ऑफ गोल्जी बॉडी बता रही हूं तो इसमें भी मैंने क्या लिखा, सिस्टर्नी, वेसाइकल एंड ट्यूब्यूल्स। वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन यहाँ पर सिस्टर्नी, वेसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स एक दूसरे से कनेक्शन फॉर्म करते हैं, इंटरकनेक्शन फॉर्म करते हैं, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स। इनका क्या होता है, इंटरकनेक्शन, सिस्टर्नीज आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर इंटरनली, इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब ये एक सिस्टर्नी है तो ये सिस्टर्नी क्या होती है, दूसरे सिस्टर्नी से क्या होती है, कनेक्टेड होती है, ये इससे कनेक्टेड होगी, ये इससे कनेक्टेड होगी। तो कोई भी मटेरियल अगर इसमें आएगा तो वो डेफिनेटली इसमें आ जाएगा, यहाँ से इसमें आ जाएगा, तो इनके बीच में क्या होता है, इंटरकनेक्शन, और इस इंटरकनेक्शन की वजह से दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आपको ये समझना होगा कि प्लांट जो गोल्जी बॉडी होती है उसको हम लोग यहाँ पर सिंपली नाम दे देते हैं, प्लांट गोल्जी बॉडी, इसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, जो नाम है डिक्टियोसोम। प्लांट गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। जैसे प्लांट में जो गोल्जी बॉडी पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिक्टियोसोम। जो सिंपल एनिमल सेल या अदर्स में पाई जाती है उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगर हम लोग देखें इसका स्ट्रक्चर तो जनरली ये क्लोजर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होगा, लोकेटेड क्लोजर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोजर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बताऊंगी तो थोड़ा सा में समझ में आएगा आपको। ये सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है आपका क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ इस तरीके से थ्रू आउट द, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ट्यूबुलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये सरफेस जहां पर क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आरईआर, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर चीजें एक ऑर्गेनल पढ़ेंगे तो दूसरी रिपीट होंगी क्योंकि ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, ये एसईआर। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो गोल्जी बॉडी है वो लोकेटेड क्लोजर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां पे प्रेजेंट होती है, क्लोजर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या है, गोल्जी बॉडी। जनरली क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, आप इसको लॉजिक समझिए, यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, वो एसईआर को ट्रांसफर होगा और एसईआर किसको ट्रांसफर करेगा, गोल्जी बॉडी को। वो उसकी पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन करेगा और डिसाइड करेगा कि कहां पर जाएगा। कोई भी प्रोटीन सेल में सिंथेसाइज हो रही है तो डिसाइड और उसकी पैकेजिंग, उसको मॉडिफाई करना, उसको फंक्शनल बनाने का काम किसका होता है, गोल्जी बॉडी का। मान लीजिए सपोज आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स पाई जा रही हैं उसको सिंथेसाइज किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, एंड देन सिंथेसाइज होने के बाद वो कुछ मॉडिफिकेशन ईआर में हुआ, कुछ एसईआर में हुआ, एंड देन फाइनली इट गेट मॉडिफाइड बाय द गोल्जी बॉडी एंड सीक्रेटेड आउटसाइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, यानी कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। तो ये आपका क्या है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। अब हम लोग गोल्जी बॉडी को डिटेल्स में एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ चीजें समझनी है, तो मैं इसको इरेज करके डिटेल एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ गोल्जी बॉडी का। बाकी ओवरऑल जो अरेंजमेंट सेल में होता है वो इस तरीके से होता है।
ठीक है, ये गॉल्जी बॉडी है। यहाँ पर ये आपका, अगर इसको देखें हम तो ये आपका वेसाइकल्स है और इससे जुड़ा हुआ आपका यहाँ पर ट्यूब्यूल्स है और ये क्या है आपकी सिस्टर्नी। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको दो सरफेस दिखाई दे रहा है। एक सरफेस, अगर आप अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था वहां पर भी देख सकते थे, एक सरफेस जो किसकी तरफ फेस करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और एक जो टू अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब इस दोनों सरफेस को अगर आप ध्यान से देखें तो एक कैसा है, कॉन्वेक्स है, और दूसरा कैसा है, कॉनकेव है। एक कैसा है, कॉन्वेक्स है, और दूसरा कैसा है, कॉनकेव है। तो यहाँ पर ये जो सरफेस है इसको हम लोग, जो कॉन्वेक्स सरफेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस फेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिस फेस। जो फेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है या टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस फेस कहते हैं। और इसका सरफेस अगर देखा जाए तो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, और ये किस तरफ है, टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यू कैन से न्यूक्लियस। ठीक है, और अगर यहां पर ये देखें तो ये सरफेस कौन सा सरफेस है, ये ट्रांस सरफेस है। ये कौन सा सरफेस है, ट्रांस सरफेस है या ट्रांस फेस है, ट्रांस फेस। और अगर इसका सरफेस देखा जाए तो कैसा है, कॉनकेव, कॉनकेव सरफेस है। और हमें बताना है कि ये किधर है, तो हम कैसे बता सकते हैं, टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या कह सकते हैं हम, टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है जो भी मटेरियल मैंने आपको बताया RER पर सिंथेसाइज होगा, ये ट्रांसफर करेगा SER इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, एंड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल वो SER से कहां पर ट्रांसफर होगा, गोल्जी बॉडी में। अल्टीमेटली होगा क्या, लिपिड सिंथेसाइज हो रहा है कहां पर, गोल्जी बॉडी में, और लिपिड सिंथेसाइज हो रहा है SER में, और प्रोटीन कहां पर सिंथेसाइज हो रहा है, RER में। तो लिपिड एंड प्रोटीन ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसको, गोल्जी बॉडी को, एंड देन ये इसको यूटिलाइज करके मॉडिफाई करेगा। तो ये जब भेजेगा तो ये कहां पर आके, वेसाइकल जो होगा जिसमें प्रोटीन होगी वो आगे कहां पर फ्यूज होगा, इस सरफेस से फ्यूज होगा जो आपका सिस फेस है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेसाइकल्स फ्यूज विद द सिस फेस। और जो भी यहाँ पर अब क्या होगा, ये जो सिस्टर्नी है इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं जो उस प्रोटीन और लिपिड को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। एंड फाइनली जब वो यहाँ पर पहुंचेगा, यानी सिस फेस से ट्रांस फेस पे पहुंचेगा, तो फाइनली वो क्या हो चुका रहेगा, मॉडिफाई हो चुका रहेगा। मॉडिफाई होने के बाद फिर वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा सेल में। तो रिलीज होने के बाद वो कहाँ से रिलीज होगा, यानी इसमें अब आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है। अगर किसी भी चीज को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसको रिसीव करना है तो वो किसके थ्रू रिसीव करेगा, वो रिसीव करेगा सिस फेस के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल। और अगर गोल्जी बॉडी को कुछ रिलीज करना है तो वो कहाँ से रिलीज करेगा, ट्रांस फेस से रिलीज करेगा। तो हमें समझ में आया कि ट्रांस फेस से कोई भी मटेरियल क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से जो वेसाइकल्स हैं ये क्या होंगी, रिलीज होंगी इस तरीके से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेसाइकल्स रिलीज्ड फ्रॉम द ट्रांस फेस। तो ट्रांस फेस और आपको सिस फेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया। कोई भी मटेरियल इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चाहिए होगा या इसे रिसीव करना होगा तो कौन से फेस से रिसीव करेगा, सिस फेस से। एंड इसको रिलीज करना होगा तो कौन से फेस से करेगा, ट्रांस फेस से। ठीक है, और बाकी फेस किधर है इतना ही आपको समझना है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, modification and sorting of protein, modification and
सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन। सॉर्टिंग का मतलब क्या होगा कि डिसाइड करेगा कहां पर कौन सी प्रोटीन जाएगी। मॉडिफिकेशन मतलब उसको मॉडिफाई करना सो दैट इट बिकम फंक्शनल। सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन synthesized by ribosome of RER, राइबोसोम्स ऑफ RER। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन। सिंथेसाइज सेल वॉल मटेरियल, जो आपका सेल वॉल मटेरियल है वो कौन सिंथेसाइज करता है? गॉजी बॉडी। सिंथेसाइज सेल वॉल मटेरियल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आपको बहुत ध्यान से समझना है, फंक्शंस पे आपको बहुत फोकस करना है। सिंथेसाइज्ड सेल वॉल मटेरियल कौन सिंथेसाइज करता है? गॉजी बॉडी। इसके अलावा और क्या काम करता है ये? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, और क्या फंक्शन है इसका गॉल्जी बॉडी का? मॉडिफिकेशन एंड सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑफ RER, सिंथेसाइज सेल वॉल मटेरियल, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। आप पूछेंगे एक्रोसोम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, याद करिए 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा स्पर्म का स्ट्रक्चर। स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस पार्ट होता है, न्यूक्लियस के टिप पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एक्रोसोम। अल्टीमेटली इस एक्रोसोम में क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, जो एग वॉल है, एग सेल की जो वॉल होती है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं, यानी ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। एक्रोसोम इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्पर्म व्हिच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और डिसॉल्व द एग वॉल ऑफ एग सेल। ठीक है, तो क्या है ये? एक्रोसोम इज द स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म सेल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ आपको? तो ये मेजर फंक्शंस हैं किसके? गॉल्जी बॉडी के। क्या क्या फंक्शंस होते हैं आपको क्लियर हुआ? पहला फंक्शन क्या है? मॉडिफिकेशन एंड सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन, ये मैं इरेज कर दे रही हूँ। फंक्शन क्या है? एक्रोसोम के बारे में आपको क्लियर हुआ? कई बार पूछता है कि एक्रोसोम क्या है, तो आप कई जगह ये भी लिखा रहता है मॉडिफाइड गॉल्जी बॉडी। तो एक्रोसोम क्या है? मॉडिफाइड गॉल्जी बॉडी, इसी वजह से बोल रहा है यहाँ पर कि फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। इसके अलावा सिंथेसाइज सेल वॉल मटेरियल, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? सिंथेसाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन मटेरियल, यानी जो आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड। ये कौन सिंथेसाइज करता है? ये आपका गॉल्जी बॉडी सिंथेसाइज करता है। तो इसके आगे बचे हुए जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के दो ऑर्गेनल्स हैं, दैट इज आपका लाइसोसोम एंड वैक्यूल, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।